स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2. प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। 3. धौलीगंगा नदी इस रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, अतः कथन 2 सही है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था। इसके मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जबकि बफर जोन में आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। रिजर्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और यह शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोसी रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। INS जटायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. INS जटायु लक्षद्वीप में पहला नौसैनिक अड्डा है। 2. मिनिकॉय पर इसकी तैनाती से अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों की निगरानी करने हेतु नौसेना के अनुवीक्षण और संचालन में वृद्धि होगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। INS जटायु वर्ष 2012 में कावारत्ती में INS द्वीपरक्षक की तैनाती के बाद लक्षद्वीप में स्थापित दूसरा नौसैनिक अड्डा है, अतः कथन 1 सही नहीं है। लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु की तैनाती से अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों यानी SLOC की अवलोकन प्रदान कर नौसेना के अनुवीक्षण और संचालन में वृद्धि होती है। यह समुद्री यातायात की निगरानी के लिए एक रणनीतिक सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी NHP 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और साथ ही सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। 2. स्वतंत्रता के बाद भारत की यह पहली स्वास्थ्य नीति है। 3. इसका लक्ष्य जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी NHP 2017, इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और साथ ही सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। यह वर्ष 1983 वर्ष 2002 की पिछली नीति के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका उद्देश्य जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों में कई देश शामिल होते हैं। 2. क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते बहुपक्षीय FTA के समान आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के देशों को शामिल करते हैं। 3. अधिमान्य व्यापार समझौते यानी PTA टैरिफ को कम करके नहीं बल्कि समाप्त करके विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुंच प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यापार समझौता बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों में कई देश शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य टैरिफ, आयात कोटा और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को कम या समाप्त करके व्यापार को उदार बनाना है, अतः कथन 1 सही है। क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते बहुपक्षीय FTA के समान आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के देशों को शामिल करते हैं, जिसका लक्ष्य उस क्षेत्र के भीतर व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, अतः कथन 2 सही है। अधिमान्य व्यापार समझौते यानी PTA टैरिफ को कम करके नहीं बल्कि समाप्त करके विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुंच प्रदान करते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा तत्कालीन 7 सदस्य राज्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2. यह संगठन यूरोपीय यूनियन के साथ संचालित होता है। इसके 4 सदस्य देश
यूरोपीय एकल बाजार और यूरोपीय यूनियन सीमा शुल्क संघ में भाग लेते हैं, लेकिन शेंगेन क्षेत्र में नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इसके तत्कालीन 7 सदस्य राज्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, अतः कथन एक सही है। संगठन यूरोपीय यूनियन यानी EU के साथ संचालित होता है। इसके 4 सदस्य देश यूरोपीय एकल बाजार और शेंगेन क्षेत्र में भाग लेते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन सीमा शुल्क संघ में नहीं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1921 में मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। 2. 1935 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग भूमिकाओं के साथ साथ केंद्रीय बैंकिंग के कर्तव्यों को भी निभाया, जिसमें सरकार के बैंकर, बैंकर के बैंक और क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना शामिल था। 3. सरकार ने 1954 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय स्टेट बैंक 1921 में मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, अतः कथन एक सही है। 1935 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग भूमिकाओं के साथ साथ केंद्रीय बैंकिंग के कर्तव्यों को भी निभाया, जिसमें सरकार के बैंकर, बैंकर के बैंक और क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना शामिल था, अतः कथन 2 सही है। सरकार ने 1954 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पेनिसिलिन जी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API है, जिसका उपयोग कई सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। 2. API, जिसे बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है, दवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व है। 3. तमिलनाडु API विनिर्माण उद्योग का केंद्र है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेनिसिलिन जी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसका उपयोग कई सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है, अतः कथन एक सही है। API, जिसे बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है, दवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व है, अतः कथन 2 सही है। चीन का हुबेई प्रांत API निर्माण उद्योग का केंद्र है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी NCSTC द्वारा संचालित है। 2. यह एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी न तो एक और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फास्टैग एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है, अतः कथन 2 सही है। फास्टैग यानी RFID टैग वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसका संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। 2. यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 3. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS 1985 के तहत किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है।
यह गृह मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है, अतः कथन 2 सही नहीं है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। यह राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं के औषधि प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है, अतः कथन 3 सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि होली के इस शुभ अवसर पर दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स और डीएलपी पर 21 से 24 मार्च तक 50% तक की छूट है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वित्त वर्ष 2023 में भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2. स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का स्टील मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान के हिसाब से न्यूनतम 10.5% क्रोमियम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।